Good morning, girls. Today we are going to start with our new chapter, that is staffing. हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आपको जैसे पता ही है कि फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के वो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं। हम वो चैप्टर कर चुके हैं। प्लानिंग में हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिसाइड करा था। अकॉर्डिंगली उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बनाए थे। एज यू नो कि हम लोगों ने फंक्शनल एंड डिविजनल डिपार्टमेंटेशन करी थी। डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। अब उन डिपार्टमेंट्स में हमें क्या चाहिए? स्टाफ चाहिए। तो अब हमारा फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग जो है 3-4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, 3-4 नहीं 4-5 ही टॉपिक्स होंगे, वो डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्टिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड इट्स मेथड। ये ऐसे क्वेश्चन है कि पेपर में या अगर मैं अपने पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो पेपर में कुछ भी आ जाता है। जैसे कई बार ट्रेनिंग मेथड्स आ जाते हैं या उसके साथ साथ स्टाफिंग प्रोसेस भी आ जाता है या रिक्रूटमेंट के सोर्सेज भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना। जैसे इन्होंने ये चीज़ें लिखी है ना, ये सारे का सारा टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक बनाए हैं, ये सारे आपने रीड करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद स्टाफिंग। स्टाफिंग है क्या? जब हम लोग क्या करते हैं कि अपने डिपार्टमेंट्स में काम करने के लिए पर्सन्स को, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर हम वो एक वर्ड रीड करते हैं ना कि प्रॉपर पर्सन शुड बी अपॉइंटेड या राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों की यूज़ होएगी। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। पहले प्लान करना। आप बच्चे सारे इसको ऐसे ही प्रोसेस में पढ़ना है और मैं आपको एक एक लाइन का एक एक वर्ड जो है उसका मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि प्लानिंग करो। फॉर एग्जांपल मैंने प्लानिंग करी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। प्लानिंग कर ली, अकॉर्डिंगली मुझे रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके अप्लाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप न्यूज़पेपर देखते हो, आपने naukri.com देखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे वैकेंसी निकलती है कि हमें 10 पर्सन की ज़रूरत है, इतना पे स्केल है, इतनी इसकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो ये जो वो ऐड देते हैं उसको रिक्रूटमेंट करते हैं। वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि घर बैठे पैसा कमाओ, या हमें वो कह सकते हैं कि आप लोगों को 25,000 के लिए मंथली सैलरी मिलेगी। तो सम हाउ दे आर इन्फ्लुएंस, ठीक है, दे इन्फ्लुएंसिंग अस कि आप लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। तो ये है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिलेक्टिंग। सो जब वो रिक्रूटमेंट देख के, जब न्यूज़पेपर में ऐड देख के वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे, तो आप क्या करोगे? उनकी इंटरव्यू लोगे, देन आप उनको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मान लो कि किसी बच्चे ने जैसे इंटरव्यू दी थी, इंटरव्यू के बाद वहाँ पे उसकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के लिए मैंने उसको एक नोटिस भेज दिया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन में आके उसको कुर्सी पे थोड़ी ना बिठा देंगे कि इतना काम करो। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर उसको काम नहीं आता तो ट्रेनिंग देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है। पहले उसने ऐड देखी, उसने इंटरव्यू दी, सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने उसको ट्रेनिंग भी दे दी। अब वो काम करना स्टार्ट कर देगा। जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी भी दे दी। अब जब मुझे पता चला कि ट्रेनिंग के बाद उसको सैलरी मिल गई है, अब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? प्रमोशन करनी पड़ेगी। देन लास्ट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जैसे उसको हॉलीडेज़ दे दी, ठीक है, पेड हॉलीडेज़ दे दी, लीव्स वगैरह दे दी। तो इस तरीके से मुझे उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अब क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाया है, ठीक है, उस पर्सन को सिलेक्ट करने में, अब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। तो उसके लिए मुझे उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, चाहे मैं उसको बोनस दूँ, चाहे उसको कमीशन दूँ, चाहे उसकी प्रमोशन करूँ, किसी भी तरीके से, ठीक है। सो आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि ये आपका प्रोसेस है कि स्टाफिंग में आप प्लान करने के बाद रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, हर चीज़ जो एक एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड है वो आप स्टाफिंग फंक्शन में इस चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है। सो राइट पर्सन को राइट जॉब के ऊपर आपने अपॉइंट करना है अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन। जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है आप उसके अकॉर्डिंगली ही उस पर्सन को क्या करोगे, अपॉइंट करोगे। सो यहाँ पे आप लोगों के पास डेफिनेशंस हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट डेफिनेशन कोड्स की मैं पढ़ने वाली हूँ। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लोगों को वहाँ पे कहते आप लोगों ने जो हम कहें मैन पावर है उनको आप लोगों ने प्रॉपरली वहाँ पे अपॉइंट करना है थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। फिर उनकी परफॉर्मेंस अप्रेज चेक करनी है और उनकी डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट कैसे होगी, थ्रू प्रमोशन। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ ध्यान में रखना। सो आगे इन्होंने लिख दिया है प्रमोशन ऑफ पर्सोनल टू फिल रोल्स, यानी कि वैकेंसीज को आप लोगों ने फिल करना है जो भी आपके स्ट्रक्चर में गिवन है। तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, प्रॉपर पर्सन जो है थ्रू सिलेक्शन आप लोगों ने अपॉइंट करना है, परफॉर्मेंस चेक करते रहना है, अगर वो अच्छा काम करेगा देन प्रमोट करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो भी वैकेंसीज हैं रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर की वो फिल हो जाएं, आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। सारे पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन लिखा है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सोनल का मतलब ये है कि जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे कोई सीए चाहिए तो उस पर्सन को मैं यहाँ पे अपॉइंट करूँ। ठीक है, जिसके पास क्वालिफिकेशन क्या होगी, एटलीस्ट वो सीए क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे कोई मैनेजर, एचआर मैनेजर चाहिए तो एमबीए विद एचआर मुझे वो पर्सन वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। तो वो जो पर्सन उसके लिए कॉम्पिटेंट है, ठीक है, उस पर्सन को ही हम लोग उसको वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। There will be no use of job position unless and until these are occupied by employees. जॉब पोजीशन जो मैंने बना दी है कि जैसे मैंने लिखा था कि एक परचेज मैनेजर होएगा, एक आप लोगों का प्रोडक्शन मैनेजर होएगा, एक सेल्स मैनेजर होएगा, एक आपका मार्केटिंग मैनेजर होएगा। ये पोजीशंस तो बना दी, कहते हैं इसका क्या फ़ायदा है कि अगर मैंने यहाँ पे स्टाफ अपॉइंट ही नहीं करा। ठीक है, तो कहते हैं कि आप लोगों ने जो जगह बनाई है, जो रोल्स आप लोगों ने फिक्स करे हैं, अब वहाँ पे आप लोगों ने पर्सन्स को अपॉइंट करना है। ठीक है, सो ये आप लोगों का स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ये सारा वेकेंट जॉब आप लोग फिल करोगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट कम्स प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये बार बार हमारा पॉइंट हो रहा है, आप खुद भी रीड कर सकते हो इसको। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की हेल्प से आप लोग उस पर्सन को अपॉइंट करोगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप वही वैकेंसी निकालोगे जिस पोजीशन को आप लोगों ने फिल करना है, जिस वैकेंसी को आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी आप लोग उस पर्सन को अपॉइंट करोगे। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जो नोट्स शेयर करे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो आप यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन सेम तरीके से बना सकते हो कि कौन से 3 फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आप लोग उस पर्सन को उस पोजीशन के ऊपर अपॉइंट करोगे। ठीक है, और वैसे भी हम लोग आगे चैप्टर जो है प्रॉपर डिस्कस करेंगे, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स तब तक आ जाएंगी, आप कहीं पर भी उसको फ्रेम कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज में डिपार्टमेंट्स बना देने से, प्लानिंग करने से क्या उसकी ग्रोथ होती है? नहीं, जब तक जो है पर्सन वहाँ पे काम नहीं करेंगे, यानी कि स्टाफ वहाँ पे नहीं आएगा। सो कहते हैं स्टाफिंग फंक्शन में जो हमें स्टाफ चाहिए वो कंटिन्यूस सर्वाइवल के लिए चाहिए। ग्रोथ तभी एंटरप्राइज की जो है वो पॉसिबल है। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है वो किसकी हेल्प से करती है? विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ ओनली। जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में, वही काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, वही डील्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मुझे किसी जगह के ऊपर 10 लोगों की ज़रूरत है और मैंने वहाँ पे 15 लोग अपॉइंट करे हैं, तो बाकी जो आइडल 5 बंदे बैठे हैं मैं उनको एक्स्ट्रा सैलरी क्यों दे रही हूँ? मैं उनको प्रॉपरली यूज़ क्यों नहीं कर रही हूँ? ठीक है, सो कहते हैं कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो आइडल नहीं बैठा होना चाहिए। ठीक है, उसकी पोजीशन प्रॉपरली फिल होनी चाहिए, उसे प्रॉपर काम लिया जाना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। 2 चीज़ें इन्होंने लिखी हैं यहाँ पे, ध्यान से पढ़िएगा। अंडर यूटिलाइजेशन में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि और वर्ड लिखा है, शॉर्टेज सेम वर्ड है। ठीक है, ओवरमैनिंग एंड शॉर्टेज। ओवरमैनिंग होता है कि अगर मुझे, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि 10 पर्सन की ज़रूरत थी, आपने 15 अपॉइंट करे हैं, ये 5 एक्स्ट्रा अपॉइंट करे हैं, इनको एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हो, तो ये कहते हैं आपका क्या है, नुकसान है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा इनको 10 तक।
नेक्स्ट आता है आप लोगों का शॉर्टेज। आप लोगों को 10 बंदों की ज़रूरत थी, आप लोगों ने 8 पर्सन से ही, या मैं एग्जांपल दूं कि आप 10 पर्सन की ज़रूरत है, आप 6 बंदों से 10 बंदों का काम ले रहे हो। वो ओवरबर्डनड हैं, ठीक है, वो थक जाएंगे, तो मेंटल फटीग होएगी, वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से प्रोडक्शन भी सफ़र करेगी और हमारी एफिशिएंसी भी सफ़र करेगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, ये यहाँ पे भी आप सेम डायग्राम बना सकते हो। ओवर मैनिंग की एग्जांपल देखिए शॉर्टेज की, जो मैंने आपको अभी दी। तो कहते हैं ना तो पर्सन ज़्यादा होने चाहिए, ना पर्सन कम होने चाहिए, प्रॉपर जॉब एनालिसिस होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाए कि हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए। मैंने पहले रिक्वायरमेंट देख ली, 10 लोग चाहिए या 5 लोग चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं जो है स्टाफ अपॉइंट करूँगी। ना ज़्यादा अपॉइंट करूँगी, ना कम अपॉइंट करूँगी। ज़्यादा अपॉइंट करने से कॉस्ट ज़्यादा आएगी, कम अपॉइंट करने से वो क्या हो जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, या आप लिख सकते हो लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के वो चले जाएंगे, क्योंकि बर्डन बड़ा ज़्यादा होएगा उनके ऊपर। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन कम्पीटिंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कम्पीट करना है विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंपटीशन क्या है, क्या आप पैसे के साथ कंपटीशन लड़ सकते हो जब तक आपके पास प्रॉपर जो है एफिशिएंट स्टाफ नहीं है, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने बात यहाँ पे करी है कि टू ऑर्गेनाइजेशन इजली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास मशीनरी हो सकती है, फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ए कंपनी है और बी कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों के पास रॉ मटेरियल है, दोनों के पास मशीनरी है, दोनों के पास 20-20 लाख रुपया है, पर डिपेंड करता है स्टाफ किसके पास है, ठीक है। जिसके पास स्टाफ ज़्यादा होएगा, अच्छा होएगा, कॉम्पिटेंट होएगा, एक्सपीरियंस होएगा, वही ऑर्गेनाइजेशन विन करेगी, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने लिखा है कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो दोनों के पास सेम हो सकते हैं, बट एफिशिएंट स्टाफ तो किसी एक के पास ही अच्छा होएगा ना। सो जिसके पास होएगा वही इस कॉम्पिटिशन को विन करेगा। सो लास्ट टॉपिक है हमारा, 2 पॉइंट्स रह गए हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर तो किसी पर्सन को आपने अपॉइंट कर दिया, उसको माना उसने एमबीए करी थी या उसने सीए, जो भी उसने उसकी क्वालिफिकेशन उसने करी, आपने काम दे दिया, पर फर्स्ट टाइम, मतलब जैसे हम कहते हैं ना फ्रेशर पर्सन है, जैसे ही पास आउट था उसको जॉब मिल गई, तो उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई होएगा जब तक उसको काम करने ही नहीं आता। उसका मोरल भी डाउन होएगा, उसको लगेगा उसको काम नहीं करना आता, लॉस हो जाएगा, बड़े तरीके की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि स्टाफिंग फंक्शन डजंट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा उनको, तभी वो मोटिवेट होंगे। अगर आप जिसने ज़्यादा अच्छा काम करा, आपने उसको क्या करा, कमीशन दिया, बोनस दिया, ठीक है, कंपनसेट करा, तभी वो मोटिवेट फील करेंगे, तभी वो ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है जितना ज़्यादा काम होएगा उतनी ज़्यादा उनको कंपनसेशन मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और बोनस। सो ये चीज़ कब पॉसिबल है, अगर आप स्टाफ जो है वो प्रॉपरली अपॉइंट करके उनको ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये सर्विसेज जो है वो अवेल करा रहे हो। लास्ट वन, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। बाकी फंक्शन की टू इफेक्टिवनेस, बाकी फंक्शन तभी अच्छा काम करेंगे अगर आपने स्टाफ अच्छा अपॉइंट करा है। कहते कि अगर प्लानिंग करी थी, आपने सोचा कि 100-200 यूनिट बनानी है, वो 100-200 यूनिट बनाएगा कौन, एम्प्लॉयज़ बनाएंगे। तो कहते बाकी जो फंक्शन आप लोगों ने देखे थे, प्लानिंग या डिपार्टमेंट बनाए हैं, वो तभी कंप्लीट होंगे, जो कंट्रोलिंग है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है तभी अचीव होएगा अगर आपका स्टाफ क्या है, एफिशिएंट है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि बाकी फंक्शन जो भी आप लोगों ने काम करना है, वो आप लोग किनकी हेल्प से करते हो, स्टाफ की हेल्प से करते हो, ठीक है। सो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव करना है, वो भी किनकी हेल्प से करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ। तो वो चीज़ आपकी ये रिफ्लेक्ट करती है कि अगर स्टाफ अच्छा है तो बाकी फंक्शन भी इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, अदरवाइज़ आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो जो स्ट्रेटजीज, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो आपकी अचीव विद इन टाइम फ्रेम नहीं होंगी। तो ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट मिलते हैं
बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर प्रेजेंटेशन बहुत गुड होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने हर पॉइंट में कोई 2-3 वर्ड्स जो थे, की वर्ड्स रीड करे हैं, जैसे प्लानिंग कंपनसेशन करा है, किसी ने फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज करा है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जहाँ पे लिखते हो उसी तरीके से उसको अंडरलाइन कर दो, या दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उसको, जैसे आपने पिछले नोट्स बनाए ना डायग्राम बना के, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थर्डली आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाएंगी, तो इम्पॉर्टेंस में ऑफ कोर्स आप लोगों के पॉइंट जो हैं वो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो।